हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका सारा होम साइंस एजुकेशन में। आज का हमारा टॉपिक है, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन से। और न्यूट्रिशन में क्या पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है विटामिन ए। विटामिन ए के बारे में हम देखेंगे आज। इसकी पिछली क्लास में, जो कल की क्लास थी, उसमें हमने क्या देखा? उसमें हमने देखा कि एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, मुक्त मूलक जिसे हम कहते हैं क्या होते हैं, और इसकी कमी से कितने प्रकार की बीमारियां होती हैं। जो फ्री रेडिकल्स है उसकी अधिकता से कैंसर हो जाता है हमारी बॉडी में, इसको हमने देखा। विटामिन की खोज किसने की थी? फंक महोदय ने की थी, उसको हमने देखा। मतलब छोटे बड़े ढेर सारे पॉइंट पर हमने कल चर्चा करी थी। एंटीऑक्सीडेंट किस विटामिन को कहा जाता है, इसके अंतर्गत आने वाले कौन कौन से विटामिन है, ये एग्जाम टाइम में पूछा भी गया है। इस पर हमने चर्चा की थी कि ए, सी और ई, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी किसके अंतर्गत आते हैं? एंटीऑक्सीडेंट के अंतर्गत आते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में, इन सब पॉइंटों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। और आज की जो हमारी क्लास है वो क्या है? न्यूट्रिशन की ही है। और आज से जो हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं वो किस पर हमारी क्लास होगी? तो आज से हम विटामिन को स्टार्ट कर रहे हैं। और जो आज हमारी पहली क्लास है, इसमें क्या देखेंगे हम? विटामिन ए को देखेंगे। विटामिन ए को देखने से पहले हमें क्या जानना होगा? हमने जब न्यूट्रिशन स्टार्ट किया था, पोषण की क्लास हमने लिया था, वहाँ पर हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि जो विटामिन होती है उसे हम दो भागों में बांटते हैं। क्लासिफिकेशन विटामिन देखा था, विटामिन का क्लासिफिकेशन हमने देखा था। वहाँ पर क्या देखा था आप लोगों ने कि वर्गीकरण में जो हमने देखा था, विटामिन को क्या करते हैं? विटामिन को दो भागों में बांट देते हैं। इसके वर्गीकरण को जब हम देखते हैं, पहला क्या है? वसा में घुलनशील। पहला हम जल में घुलनशील करते हैं, जल में घुलनशील विटामिन। और दूसरा क्या होता है? वसा में घुलनशील। पहला क्या है? जल में घुलनशील है, और दूसरा वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील कौन से आते हैं? बी और सी आता है। और जो वसा में घुलनशील आते हैं वो क्या आते हैं? ए, डी, ई और के। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के आता है। किसके अंतर्गत आता है? ये वसा में घुलनशील है। और जल में घुलनशील कौन सा है? तो बी और सी है। तो पहले आज हमारी जो क्लास है वो किस पर स्टार्ट है? इस पर हम देखेंगे विटामिन ए को देखेंगे। और ये किस में घुलनशील है? वसा में घुलनशील है। ये मेन पॉइंट है। मतलब ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जो विटामिन ए है ये किस में घुलनशील है? वसा में घुलनशील विटामिन है। अब हम स्टार्ट करते हैं। अब हमें क्या देखना है? पहले तो हम देखेंगे विटामिन ए के क्या नाम है, इसके नाम को देखेंगे। और जो विटामिन ए के प्रकार को देखेंगे, यहाँ पे कितने प्रकार क्या होता है विटामिन ए। इसमें रेटिनॉल के प्रकार को देखेंगे। और क्या देखेंगे हम? इसके जो सीक्वेंस लगाने को आते हैं, यहाँ पे विटामिन ए से होने वाले रोग, उसको सीक्वेंस में लगाने के लिए आता है, उसको देखेंगे। और हम क्या देखेंगे? विटामिन ए के कार्य को देखेंगे। आज की जो हमारी क्लास है, पूरा क्लास आज हम कंप्लीट करेंगे। विटामिन ए की पूरी क्लास को आज हम कंप्लीट करेंगे। पहले हम देखते हैं इसका नाम। नाम क्या है? पहले आप लोग बोल रहे थे ना कमेंट में कि मैम केमिकल नेम करवा दीजिए, तो आज से ही हम एक एक विटामिन को पढ़ते जाएंगे और उसके केमिकल नाम को देखते हुए चलेंगे इसी के साथ। विटामिन ए का जो केमिकल नेम क्या है वो क्या है? रेटिनॉल है। इसका केमिकल नाम क्या है? रेटिनॉल। आप लोगों का एक साथ दो मतलब यहाँ पे भी हमें देखना था केमिकल नेम, और वैसे अलग से अगर मैं वीडियो बनाती तो वहाँ पे भी केमिकल नेम ही देखते। तो यहाँ पर हमारा जो कंप्लीट हो जाए वो सबसे बढ़िया है। तो इसका केमिकल नाम क्या है? रासायनिक नाम क्या है विटामिन ए का? वो है रेटिनॉल है। और इसे किस नाम से जानते हैं? प्रोविटामिन कहते हैं इसको, प्रोविटामिन। और क्या कहते हैं? संक्रमण रोधी। संक्रमण रोधी कहते हैं। और एक कहते हैं इसको प्रतिशुष्क नेत्रता। क्या कहते हैं इसको? प्रतिशुष्क नेत्रता कहते हैं।
इसे क्या कहते हैं? प्रतिशुष्क नेत्रता कहते हैं, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? एंटी एक्सोफोटोमिया। क्या कहते हैं? एंटी कहते हैं इसको, और क्या? एक्सोफोटेमिया। एंटी एक्सोफोटेमिया कहते हैं इसको। इसका क्या काम होता है, अब हम देखेंगे एक एक को। फिर से देख लेते हैं। जो विटामिन ए है, इसका रासायनिक नेम क्या है? रेटिनॉल है। और इसे क्या कहते हैं? प्रोविटामिन कहते हैं। संक्रमण रोधी प्रतिशुष्क नेत्रता, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? एंटी एक्सोफोटेमिया कहते हैं। इसका क्या काम है? जो एंटी एक्सोफोटेमिया है ये क्या है? तो ये है आंखों की झिल्ली को सूखने से बचाता है। प्रतिशुष्क नेत्रता, जिसे हम एंटी एक्सोफोटेमिया कहते हैं, ये क्या काम करता है? ये हमारी आंखों की झिल्ली को सूखने से बचाता है। क्या करता है? एंटी एक्सोफोटेमिया का क्या काम है? प्रतिशुष्क नेत्रता क्या करता है? यह हमारी आंखों की झिल्लियों को सूखने से बचाता है। ये तो इसका हो गया प्रतिशुष्क नेत्रता का। अब हमें क्या देखना है? प्रोविटामिन इसे क्यों कहते हैं? विटामिन ए को प्रोविटामिन क्यों कहते हैं? इसका भी तो कोई रीजन होगा, और इसका केमिकल नेम आप लोगों ने देख लिया, रेटिनॉल है। अब हम देखेंगे कि इसे प्रोविटामिन क्यों कहते हैं। प्रोविटामिन को हमें देखना है। अब हम क्या देखेंगे? प्रोविटामिन। विटामिन ए को प्रोविटामिन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्या होता है, इसको हम विटामिन ए के फॉर्म में नहीं लेते हैं, इसको अदर फॉर्म में लेते हैं हम, और ये हमारी बॉडी में जाने के बाद ये परिवर्तित होता है किसमें? विटामिन ए में। इसीलिए हम क्या कहते हैं इसको हम प्रोविटामिन कहते हैं। ये क्या कहता है? ये खुद के फॉर्म में नहीं होता है, लेकिन जब क्या करते हैं, वही बता रही हूँ मैं कि ये क्या होता है, जो विटामिन ए है उसको हम इसके जो असली फॉर्म, जो इसका रियल फॉर्म है, रेटिनॉल है, इसके फॉर्म में हम नहीं लेते हैं। विटामिन ए रेटिनॉल के फॉर्म में नहीं लिया जाता है। अगर ये रेटिनॉल के फॉर्म में नहीं लिया जाता है, तब हम इसे किस फॉर्म में लेते हैं? हम इसे कैरोटीन के फॉर्म में लेते हैं, और कैरोटीन के फॉर्म में लेने के बाद जब ये हमारी बॉडी में पहुंचता है, तब ये किस पे परिवर्तित हो जाता है? ये रेटिनॉल में बदल जाता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? हम प्रोविटामिन कहते हैं। और कार्य किस रूप में करता है? तो कार्य सबको पता है कि ये रेटिनॉल के रूप में ही करेगा। प्रोविटामिन इसे क्यों कहते हैं? हम क्या देख रहे थे? हम देख रहे थे कि जो रेटिनॉल है, जो विटामिन ए है, उसे प्रोविटामिन क्यों कहते हैं? तो इसलिए कहते हैं इसे प्रोविटामिन, क्योंकि ये जो होता है वास्तविक रूप जो इसका होता है, रियल फॉर्म जो होता है, वो क्या होता है? कैरोटीन जो होता है वो क्या होता है? रेटिनॉल होता है इसका। लेकिन क्या हम इसको किस फॉर्म में लेते हैं? तो अगर हम विटामिन ए के बारे में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि विटामिन ए को हम किस फॉर्म में ग्रहण करते हैं, तो हम क्या बताएंगे? कैरोटीन के रूप में हम विटामिन ए को लेते हैं, इंटेक करते हैं, लेकिन ये हमारी बॉडी में जाने के बाद क्या होता है? रेटिनॉल में बदल जाता है। और ये प्रक्रिया या प्रोसेस किस रूप में करता है? तो रेटिनॉल के फॉर्म में ही करता है। इसीलिए हम इसे प्रोविटामिन कहते हैं। ये अपने खुद के स्वयं के रूप में उपस्थित नहीं होता है, इसे हम अदर रूप में ग्रहण करते हैं, इंटेक करते हैं। और करते किस फॉर्म में है? जो विटामिन ए है उसको हम किस रूप में ग्रहण करते हैं? कैरोटीन के रूप में लेते हैं, और हमारी बॉडी में जाने के बाद क्या होता है? रेटिनॉल में बदल जाता है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? ये प्रोविटामिन इसीलिए ये कहलाता है। ये खुद के फॉर्म में नहीं होता है, शरीर में जाने के बाद ये खुद के फॉर्म में आ जाता है। विटामिन ए को कैरोटीन के फॉर्म में हम ग्रहण करते हैं, और ये शरीर में जाने के बाद किस में बदल जाता है? रेटिनॉल में बदल जाता है। ये मैंने इस टाइप का बना के भी आप लोगों को समझा दिया है। ग्रहण इंटेक किस में करते हैं?
इनटेक हम किस फॉर्म में करते हैं, कैरोटीन के फॉर्म में, और बदलता चेंज हो जाता है किसमें, रेटिनॉल के फॉर्म में ये चेंज होकर अपना पूरा कार्य करता है। अब हम क्या देखेंगे, यहाँ पर एक पॉइंट देख लेते हैं, विटामिन ए का पूर्वगामी प्रोटीन किसे कहते हैं, ये पूछा गया है। जो विटामिन ए का पूर्वगामी विटामिन है वो किसको कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। हमें क्या जानना है, हमें जानना है कि विटामिन ए का पूर्वगामी विटामिन कौन सा है। विटामिन ए का पूर्वगामी विटामिन या फिर पूर्वगामी कौन सा है, तो हम क्या बताएंगे, यहाँ पर हम बताएंगे कैरोटीन। और हमें पता है कि हम विटामिन ए को किस फॉर्म में ग्रहण करते हैं, कैरोटीन के रूप में लेते हैं। ये हमारी बॉडी में जाने के बाद क्या हो जाता है, ये हमारी बॉडी में जाने के बाद रेटिनॉल में बदल जाता है। इसीलिए विटामिन ए का पूर्वगामी किसे कहा जाता है, कैरोटीन को कहा जाता है। यहाँ पे जितने भी पॉइंट है सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। विटामिन ए का पूर्वगामी किसे हम कहेंगे, कैरोटीन को कहेंगे। और कैरोटीन क्या है, तो कैरोटीन के फॉर्म में हम विटामिन ए को ग्रहण करते हैं। ये जाने के बाद, कहाँ जाने के बाद, हमारी बॉडी में जाने के बाद किस रूप में चेंज हो जाता है, तो रेटिनॉल में बदल जाता है। अब हम देखेंगे कैरोटीन के प्रकार। कैरोटीन के प्रकार। कैरोटीन को कितने भागों में बांटा गया, इसके कितने प्रकार हैं, इसके 3 प्रकार हैं। कैरोटीन के 3 प्रकार हैं। पहला क्या है, अल्फा कैरोटीन, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा, बीटा और गामा, ये क्या है, ये है कैरोटीन के प्रकार। अब हमें ये बताना है कि कौन सा कैरोटीन रेटिनॉल में बदलता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि कौन सा कैरोटीन के तो 3 प्रकार हैं, अल्फा, बीटा और गामा, ये क्या है, कैरोटीन के प्रकार हैं। और लेकिन इसमें जो कैरोटीन बदलता है रेटिनॉल में वो कौन सा होता है, तब हम क्या बताएंगे, जो बीटा होता है ये किस में बदलता है, रेटिनॉल में बदल जाता है। बीटा कैरोटीन किस में बदल जाता है, रेटिनॉल में बदल जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि कैरोटीन का कौन सा फॉर्म रेटिनॉल में बदलता है, तो हम क्या बताएंगे कि कैरोटीन का जो बीटा कैरोटीन होता है, बीटा कैरोटीन किस में बदल जाता है, रेटिनॉल में बदलता है। अल्फा नहीं बदलता और गामा भी नहीं बदलता। ये क्या है, ये कैरोटीन के प्रकार हैं। कैरोटीन 3 प्रकार का होता है, अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन और गामा कैरोटीन। जो बीटा कैरोटीन होता है ये किस में बदलता है, रेटिनॉल में बदल जाता है और हमारी बॉडी में जाकर अपना कार्य करने लगता है। अब क्या देखेंगे अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो कैरोटीन का होता है, जो बीटा कैरोटीन है, उसका एक अणु कितने रेटिनॉल में बदलता है, रेटिनॉल का कितना अणु बनाता है, ये हमें देखना है। अब हम क्या देखेंगे, ये समझ में आ गया होगा सबको। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगर हम कैरोटीन का एक अणु ग्रहण करते हैं, अगर हम रेटिनॉल जो कैरोटीन है, जो बीटा कैरोटीन है, उसका एक अणु अगर हम ग्रहण करेंगे तो हमारी बॉडी में वो जाकर कितने अणुओं में बदलता है, ये हमें देखना है। तो अगर हम जो कैरोटीन है उसका एक अणु ग्रहण करेंगे, बीटा कैरोटीन का एक अणु, बीटा कैरोटीन का एक अणु कितने रेटिनॉल में बदलता है, ये हमें देखना है। रेटिनॉल के 2 अणुओं में परिवर्तित होता है। कितने में बदलता है, रेटिनॉल के रेटिनॉल का 2 अणु बनाता है। ये हो गया क्लियर। अब हम अगला देखेंगे। हम क्या देख रहे थे, हम देख रहे थे कि जो बीटा कैरोटीन है उसका एक अणु अगर हम लेंगे, ये एक अणु बीटा कैरोटीन का एक अणु हमारी बॉडी में रेटिनॉल का कितना अणु बनता है,
तो रेटिनॉल के 2 अणुओं में चेंज हो जाता है। बीटा कैरोटीन का एक अणु रेटिनॉल के 2 अणुओं में बदलता है। ये हो गया। अब हम देखेंगे ये परिवर्तन होता कहाँ पे है, हमारी बॉडी के किस अंग में ये चेंज होता है। जो बीटा कैरोटीन है वो रेटिनॉल में किस अंग में बदलता है ये हमें बताना है। ये परिवर्तन कहाँ पे होता है, परिवर्तन हमें क्या देखना है, ये परिवर्तित कहाँ पे होता है। जो बीटा कैरोटीन है वो रेटिनॉल में शरीर के किस अंग में बदलता है। तो हम क्या बताएंगे, हम बताएंगे यकृत में बदलेगा, यकृत में बदलेगा। कहाँ पर बदलता है, यकृत में बदलता है। जो बीटा कैरोटीन है वो रेटिनॉल में कहाँ पर बदलता है, हमारी बॉडी के किस अंग में बदलता है, तब हम क्या बताएंगे, यकृत में बदलता है। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। एक बार फिर से बता दें क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है। जो बीटा कैरोटीन है, अच्छा विटामिन ए को प्राप्त करने के लिए जो विटामिन ए को हम किस फॉर्म में खाते हैं, तो आप लोग क्या बताओगे कि हम कैरोटीन के फॉर्म में खाते हैं। और जो बीटा ये कैरोटीन है जो ये किस फॉर्म में चेंज होता है, मतलब कैरोटीन के भी 3 प्रकार होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। कौन सा कैरोटीन है जो रेटिनॉल में बदलता है, तब हम क्या बताएंगे, बीटा कैरोटीन रेटिनॉल में बदल जाता है। और ये बदलता किस अंग में, हमारी बॉडी के किस अंग में चेंज होता है, तब हम क्या बताएंगे, यकृत में चेंज होता है। और हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जब हम बीटा कैरोटीन का एक अणु खाते हैं तो वो हमारी बॉडी में जाकर रेटिनॉल के कितने अणु में बदल जाता है, तब हम क्या बताएंगे, वहाँ पर बताएंगे कि रेटिनॉल के 2 अणुओं में बदल जाता है। समझ में आया आप लोगों को, ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं। अब हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि अगर हमें 1 माइक्रोग्राम विटामिन ए चाहिए तो हमें कितना कैरोटीन ग्रहण करना पड़ेगा। मतलब 1 माइक्रोग्राम विटामिन ए चाहिए तो हमें कितना माइक्रोग्राम कैरोटीन खाना पड़ेगा। 1 माइक्रोग्राम क्या बताना है, 1 माइक्रोग्राम, 1 माइक्रोग्राम विटामिन ए चाहिए तो अगर कोई आप लोगों से ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि अगर हम 1 माइक्रोग्राम विटामिन चाहिए हमें तो हम कितना कैरोटीन खाएंगे, कितने माइक्रोग्राम कैरोटीन खाना पड़ेगा हमें, तो हम क्या बताएंगे, 4 माइक्रोग्राम कैरोटीन हमें खाना पड़ेगा। 4 माइक्रोग्राम कैरोटीन खाना पड़ेगा। समझ में आ गया। अगर हमें जो विटामिन ए है उसको अगर हमें 1 माइक्रोग्राम चाहिए, 1 माइक्रोग्राम अगर हमें विटामिन ए चाहिए तो हम रेटिनॉल का कितना माइक्रोग्राम खाएंगे, तो आप लोग बताओगे 4 माइक्रोग्राम रेटिनॉल खाने से हमें 1 माइक्रोग्राम क्या मिलेगा, विटामिन ए मिलेगा। 4 माइक्रोग्राम रेटिनॉल खाने से हमें 1 माइक्रोग्राम विटामिन ए मिलेगा। ये कन्फ्यूजन दूर हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या देखना है, विटामिन ए के प्रकार को देखना है। समझ में आ गया। 1 माइक्रोग्राम विटामिन ए हमें चाहिए तो हमें 4 माइक्रोग्राम रेटिनॉल को ग्रहण करना पड़ेगा। अब हम क्या देखेंगे, विटामिन ए के प्रकार को देखेंगे। विटामिन ए के प्रकार, विटामिन ए या विटामिन ए के प्रकार को देखेंगे। इसको कितने भागों में बांटा गया है, विटामिन ए के प्रकार को पहले देख लेते हैं। ये कितने भागों में बांटा गया है, विटामिन ए को 3 भागों में बांटा गया है। विटामिन ए के प्रकार को हम देखेंगे, इसे कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है विटामिन ए को। इसके क्या क्या नाम है, पहला विटामिन A1, विटामिन A1, दूसरा क्या है A2, तीसरा क्या है, तीसरा विटामिन ए एल्डिहाइड, विटामिन ए
एल्डिहाइड, और क्या है अगला है विटामिन ए एसिड, ए एसिड। और विटामिन ए को क्या कहते हैं, रेटिनॉल कहते हैं। विटामिन ए को क्या कहते हैं, रेटिनॉल। ये क्या हो गए, ए के प्रकार हो गए। विटामिन ए के कितने प्रकार होते हैं, सबके आगे विटामिन जोड़ देते हैं हम। विटामिन ऐसे लिख दो, ज़्यादा सही है। क्या देखना है हमें, जो विटामिन ए के प्रकार है, या विटामिन ए के कितने प्रकार हैं, विटामिन ए1 रेटिनॉल, विटामिन ए2, विटामिन ए1 एल्डिहाइड, विटामिन ए1 एसिड। इसके 4 प्रकार हैं। विटामिन ए के 4 प्रकार हमें देखने को मिलते हैं। ये क्या है, विटामिन ए के प्रकार है। पहला क्या है, विटामिन ए रेटिनॉल है, विटामिन ए2 है, विटामिन ए एल्डिहाइड है, विटामिन ए एसिड है। अब हम क्या देखेंगे, अब हम पहले देख लेते हैं कि जो ये सारे विटामिन हैं ये हमें मिलते कहाँ से हैं। विटामिन ए को क्या कहते हैं, जो विटामिन ए है इसे क्या कहते हैं, ए2 को क्या कहते हैं, ए1 एल्डिहाइड क्या है, और ए1 एसिड क्या है। एक एक को अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम क्या देखेंगे, विटामिन ए, विटामिन ए1 को देखेंगे पहले हम। विटामिन ए1 को क्या कहते हैं, रेटिनॉल कहते हैं, रेटिनॉल है ये। और ये हमें मिलता कहाँ से है, तो मांस मछली, ये हमें प्राणी जगत से मिलता है। जो विटामिन ए1 रेटिनॉल है ये, और ये हमें मिलता कहाँ से है, तो ये हमें प्राणी जगत से मिलता है, प्राणी जगत से मिलता है। ये हमें कहाँ से मिलता है, प्राणी जगत से मिलता है। जैसे मांस, मछली, अंडा, ये क्या है, विटामिन ए1 रेटिनॉल के स्रोत हैं। ये हमें कहाँ से मिलते हैं, प्राणी जगत से ये हमें मिलते हैं। अब हमें क्या देखना है, ए2 देखना, विटामिन ए2। दूसरा क्या देखना है, विटामिन ए2। ये हमें कहाँ से मिलता है, यह ताजे पानी की मछली में मिलता है और अंडे में पाया जाता है। विटामिन ए2 कहाँ से मिलता है हमें, ताजे पानी के मछली में, ताजे पानी के मछली, ताजे पानी के मछली में, और कहाँ मिलता है, अंडे में। ये दो किस में मिलता है, ए2, जो जिसे हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, ताजे पानी के मछली में से, और कहाँ से, अंडे से। ये क्या होता है, ये हमारे आँखों के लिए और प्रजनन में सहायक होते हैं। ए2 कहाँ पर सहायक होते हैं, हमारे आँखों के लिए सहायक होते हैं, आँखों के लिए, और कहाँ सहायक होते हैं, प्रजनन के लिए। विटामिन ए1 को क्या कहते हैं, रेटिनॉल। ये प्राणी जगत से हमें प्राप्त होता है। ये कहाँ से मिलता है हमें, प्राणी जगत से, जैसे मांस, मछली, अंडे से। और ए2 क्या है, ताजे पानी की मछली से, अंडे से। इसका क्या काम है, आँखों के लिए, और किसके लिए, प्रजनन में सहायक होता है। अब देखते हैं तीसरा, विटामिन ए एल्डिहाइड क्या है। 2 कंप्लीट हुआ, अब तीसरा देखना है हमें। तीसरा क्या है, विटामिन ए एल्डिहाइड। विटामिन ए एल्डिहाइड क्या होता है, ये रोशनी देने का काम करता है, आँखों के रेटिना के लेंस में पाया जाता है। जो विटामिन ए एल्डिहाइड है ये क्या होता है, आँखों के रेटिना के लेंस में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है, आँखों के रेटिना के लेंस में पाया जाता है। और इसका काम क्या है, इसका काम है रोशनी देने का काम है। क्या काम है इसका, रोशनी देने का काम है। इसका काम क्या है, रोशनी देने का। विटामिन ए एल्डिहाइड है, ये कहाँ पे पाया जाता है, ये आँखों के रेटिना के लेंस में पाया जाता है। और इसका काम क्या है
इसका क्या काम है, रोशनी देने का काम कौन सा करता है, तो विटामिन ए एल्डिहाइड करता है। अब हम लास्ट देख लेते हैं, चौथा क्या है, चौथा है विटामिन ए एसिड। विटामिन ए एसिड, इसका क्या काम होता है, ये क्या करता है, या रोशनी के लिए योगदान नहीं देता है और सामान्य वृद्धि में सहायक होता है। ये क्या होता है, ये रेटिनॉल में नहीं बनता, रेटिनॉल में नहीं बनता है। ये विटामिन ए एसिड क्या है, रेटिनॉल में नहीं बनता। ये क्या करता है, ये रेटिनॉल में नहीं बनता है और इसका काम क्या होता है, इसका काम आँखों को रोशनी देना नहीं होता है। मतलब ये आँखों की रोशनी देने में बिल्कुल भी भूमिका नहीं निभाता है। फिर कहाँ होता है इसका कार्य, इसका कार्य है सामान्य वृद्धि और विकास में सहायता करता है। सामान्य वृद्धि एवं विकास में सहायक होता है ये। और कहाँ सहायक नहीं होता है, तो रोशनी देने में योगदान नहीं देता, मतलब आँखों के काम में ये योगदान नहीं देता, रोशनी के लिए योगदान नहीं देता। क्लियर हो गया। देख लेते हैं फिर से विटामिन ए के प्रकार में तीसरा नंबर पे क्या है, विटामिन ए एल्डिहाइड। इसका क्या काम है, आंखों के रेटिना के लेंस में पाया जाता है और ये क्या करता है, रोशनी देने का काम करता है। और चौथा क्या है, विटामिन ए एसिड है। ये क्या करता है, रेटिना में नहीं पाया जाता, मतलब रोशनी के लिए यह योगदान नहीं देता है। तब क्या करता है, इसका जो काम है सामान्य वृद्धि एवं विकास में ये सहायक होता है, आंखों के किसी भी काम में ये सहायक नहीं होता है। अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है विटामिन ए के प्राप्ति के स्रोत। ये तो हो गए विटामिन ए के प्रकार। अब हम क्या देखेंगे, विटामिन ए के प्राप्ति के स्रोत। प्राप्ति के स्रोत, विटामिन ए की प्राप्ति के स्रोत को हमें देखना है। इसमें हम क्या देखेंगे, जो विटामिन ए है ये कहाँ से मिलता है, विटामिन ए की प्राप्ति का स्रोत जो है वो कहाँ से है, प्राणी जगत में। जो विटामिन ए है हमें कहाँ से मिलता है, प्राणी जगत से, प्राणी जगत से। और प्राणी जगत में भी कहाँ से हमें ये सबसे ज़्यादा मिलता है, ये मछलियों में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ए के प्राप्ति के स्रोत में हम क्या बताएंगे, प्राणी जगत में मछली में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। मछली में सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है। और वनस्पति जगत में ये कहाँ से पाया जाता है, वनस्पति जगत में, ये तो प्राणी जगत में हो गया। प्राणी जगत में कहाँ पाया जाता है, मछलियों में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और वनस्पति जगत में, वनस्पति जगत में कहाँ से ये हमें मिलता है, वनस्पति जगत में कहाँ से मिलता है, गाजर, आम, पपीता। कहाँ से मिलता है, पपीता, आम, और कहाँ से, गाजर से हमें प्राप्त होता है। प्राणिज, जो विटामिन ए है उसका सबसे अच्छा स्रोत क्या है, प्राणी जगत है। प्राणी जगत में मछलियों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और वनस्पति जगत से हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं इसको, पपीता, आम और गाजर से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट नोट करने हैं, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसलिए मैं यहाँ पे नोट लिख दे रही हूँ। आप लोग भी इसको नोट कर लीजिएगा। जो पॉइंट बताने वाली हूँ मैं, ये सूर्य की रोशनी में नष्ट हो जाता है। जो विटामिन ए है वो क्या होता है, सूर्य की रोशनी में नष्ट हो जाता है। सूर्य की रोशनी में नष्ट हो जाता है। यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। और मैं इस पर एक वीडियो भी बना चुकी हूँ, असर्शन रीजन का क्वेश्चन कैसे आता है। नोट में क्या है, सूर्य की रोशनी में विटामिन ए क्या हो जाता है, नष्ट हो जाएगा। और क्या है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में यह सामान्य ताप पर भी नष्ट हो जाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में
ऑक्सीजन की उपस्थिति में सामान्य तापमान पर भी विटामिन ए नष्ट हो जाता है। समझ आया आप लोगों के? नोट में क्या हमें नोट करना है कि विटामिन ए सूर्य के प्रकाश में भी नष्ट हो जाता है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर सामान्य तापमान भी होगा तब भी ये विटामिन ए क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे स्टेप को, जो इसकी बीमारियों का, जो इसके डिसीज का स्टेप आता है कि ब्लाइंडनेस क्या है, रतौंधी क्या है, उसके बाद वाइट आउट स्पॉट क्या है, केरेटोमलेशिया क्या है, ग्लूकोमा क्या है। अब इसके स्टेप को हम देखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, सीक्वेंस में लगाने के लिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। सो आप लोग एकदम अपने माइंड को स्थिर कर लीजिए और ये वाला जो मैं टॉपिक अब की बार जो पॉइंट समझाने जा रही हूँ उसको बहुत अच्छे से नोट करिए आप लोग और बहुत अच्छे से समझिए। फिर हम देखेंगे इसके कार्य को। कार्य क्या रहेगा? हमारा लास्ट पॉइंट रहेगा। अब हम क्या देखेंगे? स्टेप देखेंगे। स्टेप देखेंगे। पहले क्या आता है? पहले आता है रतौंधी। पहले क्या आता है इसके स्टेप में? रतौंधी। थोड़ा सा ऊपर लिखना पड़ेगा इसको, सारे पॉइंट को एक ही बार में मुझे ऐड करना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा आप लोगों के। अब हमें क्या देखना है? अब हमें देखना है स्टेप, जो इसके विटामिन ए से होने वाले जितने भी डिसीज हैं आँखों से रिलेटेड, उनको स्टेप में अरेंज करने के लिए पूछा जाता है। तो इसका स्टेप हम देख लेते हैं। पहले क्या क्या आता है, उसके बाद इसके अंतर्गत क्या क्या होता है, इसको देखेंगे। पहले तो हम देखेंगे इसमें क्या आता है। पहला क्या है? पहला स्टेप क्या है? रतौंधी है। यहाँ आप लोग देख रहे हो, पहला क्या है? रतौंधी है, नाइट ब्लाइंडनेस है। दूसरा क्या है? जीरोफिलेथेमिया है, जीरोफ्लेथेमिया है। और तीसरा क्या है? वाइट आउट स्पॉट है। चौथा है कंजाइटिवा जीरोसिस है। पांचवा जीरोसिस कार्निया है। छठा केरेटोमलेशिया है। सातवां ग्लूकोमा है। और आठवां क्या है? कार्नियल स्कोर है। ये क्या है? ये स्टेप अरेंज के लिए आते हैं। विटामिन ए से होने वाले जो आँखों से रिलेटिव बीमारियां हैं हमारी, उसमें है ये। पहला क्या है? रतौंधी, जीरोपैथलेमिया, वाइट आउट स्पॉट आता है। उसके बाद कंजाइटिवा जीरोसिस आता है। फिर पांचवा जीरोसिस कार्निया आता है। छठवां केरेटोमलेशिया आता है। सातवां ग्लूकोमा आता है। और आठवां क्या आता है? कार्नियल स्कोर आता है। अब हम एक एक करके देखेंगे। पहले आप लोग इसको लिख लीजिए, अरेंज कर लीजिए कि किसके बाद कौन सा स्टेप आ रहा है, उसके बाद इसको आप लोग लिख लीजिएगा। अब हम एक एक को देखेंगे कि किसके अंतर्गत आता है। यहाँ से किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हो। अब हम क्या देखेंगे? पहले हम देखेंगे रतौंधी, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। रतौंधी में क्या होता है? हमें अंधेरे में दिखाई नहीं देता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या बोलते हैं सब लोग, क्या बोलते हैं कि रात में दिखाई नहीं देता। इसका मतलब, रतौंधी का मतलब रात से नहीं होता है, ये हमें अंधेरे में ही नहीं दिखाई देता। जैसे अंधेरा होने लगता है हमें दिखना बंद होने लगता है। अगर दिन में भी हम कोई ऐसा रूम है जहाँ पर अंधेरा है वहाँ जाएंगे तो क्या होगा? हमें दिखाई नहीं देगा। ये क्या है? नाइट ब्लाइंडनेस में अंधेरे में दिखाई नहीं देता है, जिसे रतौंधी कहते हैं। दूसरा क्या है? जीरोफिलेथेमिया है। इसमें क्या होता है? जीरोफिलेथेमिया में आँखों की कार्निया की जो श्लेष्मिक झिल्ली होती है वो सूख जाती है, आँखों में सूजन आ जाता है। जीरोफिलेथेमिया में क्या होता है? आँखों की कार्निया की झिल्ली सूज जाती है और क्या होता है? आँखों में सूजन आ जाता है। ये किस में होता है? जीरोफिलेथेमिया में होता है। और वाइट आउट स्पॉट में क्या होता है? कार्निया की श्लेष्मिक झिल्ली पर, वाइट आउट स्पॉट में क्या होता है? जो कार्निया है, आँखों की जो कार्निया है उसकी झिल्ली पर क्या होते हैं? भूरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं, भूरे रंग के स्पॉट पड़ जाते हैं। इसीलिए इसका नाम भी स्पॉट मतलब धब्बे पड़ जाते हैं। और ये जो धब्बे पड़ते हैं इनका आकार कैसा होता है? इनका आकार तिकोना होता है। ये नोट कर लीजिए आप लोग। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि जो वाइट आउट स्पॉट में जो स्पॉट पड़ते हैं कार्निया पर, उसका आकार कैसा होता है?
तो क्या बताओगे, वो तिकोने आकार का होता है, जो कि आंखों की कार्निया पर बायटार्ट स्पॉट में जो धब्बे पड़ते हैं वो तिकोने आकार के होते हैं। अगला क्या है, कंजक्टिवा जिरोसिस। कंजक्टिवा सूख कर मोटी हो जाती है और झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। क्या होता है, कंजक्टिवा जिरोसिस में क्या होता है, कंजक्टिवा सूख कर मोटी हो जाती है और उस पर क्या होती है, झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं। जिरोसिस कार्निया में क्या होता है, आंखों से अश्रु का निकलना बंद हो जाता है। जिरोसिस कार्निया की जब स्टेज आ जाती है तब क्या होता है, जो हमारी आंखों से आंसू निकलते हैं उसका निकलना बंद हो जाता है, कार्निया सूख जाती है। जिरोसिस कार्निया में क्या होता है, आंखों से अश्रु का निकलना बंद हो जाता है और कार्निया सूख जाती है। केरेटोमलेशिया में क्या होता है, आंखों की श्लेष्मिक झिल्ली टूटने लगती है। केरेटोमलेशिया में क्या होता है, आंखों की जो श्लेष्मिक झिल्ली होती है वो टूटने लगती है और आंखों में घाव हो जाता है। केरेटोमलेशिया की स्थिति क्या होती है, आंखों की जो श्लेष्मिक झिल्ली होती है वो टूटने लगती है और हमारी आंखों में हमारी आंखों में क्या होता है हमारी आंखों में क्या होता है, घाव हो जाता है। ग्लूकोमा क्या होता है, ग्लूकोमा बहुत ही भयावह स्थिति होती है। ग्लूकोमा क्या होता है, भयावह स्थिति होती है। इसमें क्या होता है, रोशनी समाप्त हो जाती है। ग्लूकोमा की स्टेज में क्या होता है, हमारी आंखों की जो रोशनी होती है वो समाप्त हो जाती है। कार्नियल स्कार में क्या होता है, अस्थियों और उपास्थियों में भी विनाशकारी परिवर्तन देखने को मिलने लगते हैं। ये है स्टेज, ये उसके अंतर्गत क्या क्या आता है मैंने समझा दिया आप लोगों को। आप लोग पहले स्टेज को अरेंज कर लीजिए, फिर उसके अंतर्गत क्या क्या आता है उसको देख लीजिए, फिर स्टेज देखिए, तब जाके आपको समझ में आएगा। अभी इसमें एक स्टेज और है, ये 2019 में कहाँ पूछा गया था, नेट के एग्ज़ाम में पूछा गया था कि फोटोफोबिया क्या होता है। फोटोफोबिया समझ में आ गया ये आप लोगों के। अब हम इसका लास्ट स्टेज देखते हैं। और भाई इतना मेहनत करती हूँ मैं, आप लोग कम से कम वीडियो को अपने अपने ग्रुप में शेयर तो करो। वीडियो को आप लोग अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दो भाई। क्या है, अब ये देखेंगे हम फोटोफोबिया। क्या है फोटोफोबिया? फोटोफोबिया क्या होता है, ये भी इसी के अंतर्गत आता है। जो अभी हम स्टेप देख रहे हैं ये स्टेप में ही आता है ये। इसमें क्या होता है, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, प्रकाश की असहनशीलता कहते हैं। फोटोफोबिया को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रकाश की असहनशीलता। फोटोफोबिया मीन्स क्या होता है, प्रकाश की असहनशीलता होता है। और इसमें होता क्या है, जब आंखों पर प्रकाश पड़ता है तब आंखों में असहजता महसूस करती है। जब क्या होता है, प्रकाश की असहनशीलता मतलब कि हमारी आंखें इस स्टेज में, हमारी जो आंखें हैं वो प्रकाश को सहन नहीं कर पाती हैं। मतलब प्रकाश, अगर हमारी आंखों पे प्रकाश डाला जाए तब क्या होगा, असहज महसूस करेंगी, अच्छा महसूस नहीं करेंगे। यही स्थिति क्या होती है, फोटोफोबिया कहलाती है। फोटोफोबिया में क्या होता है, प्रकाश की असहनशीलता होती है। जब हमारे आंखों पर प्रकाश डाला जाता है, जब आंखों पर प्रकाश पड़ता है, प्रकाश पड़ता है तो हमारी आंखों को कैसा फील होता है, असहज महसूस होता है, असहजता महसूस करती हैं। मतलब असहज महसूस करती हैं ये। और इसे लगाया कहाँ पे जाता है, फोटोफोबिया को हम लगाते कहाँ हैं, तो बायटार्ट स्पॉट के आगे या पीछे हम लगाते हैं। फोटोफोबिया को कहाँ लगाते हैं, बायटार्ट स्पॉट के, इसे बायटार्ट स्पॉट के आगे या पीछे लगाते हैं।
बस इतना आप लोग याद कर लीजिए। जो फोटोफोबिया, इसे बाय टार्ट इस पार्ट के आगे या पीछे लगाते हैं, ये किस पे जाएगा, ये हमारे कोड बेस पर सॉल्व होता है। जैसे हमारे कोड होंगे उस हिसाब से आगे दिया रहेगा तो आगे टिक कर देंगे, पीछे दिया रहेगा तो हम पीछे टिक कर देंगे। लेकिन जो फोटोफोबिया है ये फिक्स है कि बाय टार्ट इस पार्ट के आगे या पीछे ही लगेगा ये, ठीक है। अब आगे क्या है, इसे एक नाम से और जाना जाता है जिसे हेलिबोफोबिया कहते हैं। फोटोफोबिया को एक नाम से और जाना जाता है जिसे क्या कहते हैं, हेलिबोफोबिया। हेलिबोफोबिया, हेलिबोफोबिया देखने को मिल जाए या फिर फोटोफोबिया देखने को मिल जाए, ये दोनों क्या है, ये दोनों एक ही हैं। अब लास्ट हमारा क्या बच रहा है, अब बच रहा है हमारा इसके कार्य को हमें देखना है। क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे कार्य को। मेरी तबीयत आजकल अच्छी नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन आप लोगों के इतने ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं जिससे मुझे क्लास अटेंड करना पड़ रहा है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे कार्य को, विटामिन ए के कार्य। क्या देखना है, विटामिन ए के कार्य। पहला इसका क्या कार्य है, आंखों को रोशनी देना। पहला काम तो इसका है आंखों को रोशनी देना। पहला कार्य इसका क्या है, आंखों को रोशनी देने का है। दूसरा क्या है, दूसरा प्रजनन में सहायक है। प्रजनन में सहायक क्या है, आंखों को रोशनी देता है विटामिन ए, प्रजनन क्रिया में भी सहायता करता है ये। और क्या है, एपिथेलियम टिश्यू को स्वस्थ रखने में भूमिका निभाता है। एपिथेलियम टिश्यू को स्वस्थ रखने में भूमिका निभाता है। आप लोग एक ही पॉइंट नोट करते चलें। और क्या है, आंखों को रोशनी देने का काम करता है, प्रजनन में सहायक है, एपिथेलियम टिश्यू को स्वस्थ रखने में भूमिका निभाता है। अब हमें ये जानना है कि एपिथेलियम टिश्यूज होते क्या हैं। एपिथेलियम टिश्यूज नाजुक अंगों को रक्षा क्या करते हैं। जो हमारा एपिथेलियम टिश्यूज है ये त्वचा के नीचे, जो हमारी चमड़ी है इसके नीचे की जो परत होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, एपिथेलियम टिश्यूज कहते हैं। आंतरिक त्वचा, त्वचा के नीचे की जो परत है आंतरिक त्वचा ही क्या कहलाती है, एपिथेलियम। एपिथेलियम टिश्यू किसे कहते हैं, आंतरिक त्वचा। आंतरिक त्वचा को ही एपिथेलियम ऊतक कहते हैं। और ये इसका काम क्या होता है, आंतरिक अंगों को, जो हमारे नाजुक अंग है उसको नम रखने का कार्य है। नाजुक अंगों को नम रखने का कार्य करता है। नम रखने का कार्य कौन सा करता है, तो एपिथेलियम टिश्यूज करते हैं। एपिथेलियम टिश्यूज को स्वस्थ बनाने में किसका काम है, विटामिन ए करता है। और एपिथेलियम ऊतक क्या होते हैं, हमारी आंतरिक त्वचा, हमारी जो स्किन है इसके नीचे की जो परत है वही क्या कहलाती है, एपिथेलियम टिश्यूज कहलाती हैं। और इसका क्या काम है, नाजुक अंगों को नम बनाए रखना इसका काम है। और नाजुक अंग क्या क्या है आप लोगों को पता है, हमारे यकृत हो गए, फेफड़े हो गए, हमारा मस्तिष्क हो गया, हमारे हृदय हो गए, हार्ट हो गए, ये सब क्या है, ये नाजुक अंग है, इनको नम बनाने का काम करता है विटामिन ए। आगे क्या है, आंखों की अश्रु ग्रंथि को क्या करता है, विटामिन ए क्या करता है, घाव भरने में सहायक होता है। क्या है, चौथा क्या है, घाव भरने में भी सहायक है।
विटामिन ए भी घाव भरने में सहायक है और विटामिन सी भी घाव भरने में सहायक है। यहाँ आपको ध्यान रखना होगा, जो विटामिन ए है वो क्या है, घाव भरने में सहायक होता है, विटामिन सी भी घाव भरने में सहायक होता है। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान रखिए, अगर एग्जाम टाइम में दोनों ऑप्शन हमें एक ही बार देखने को मिल जाए कि घाव भरने में सहायक विटामिन ए या सी, तो हम उस टाइम क्या चुनेंगे? अगर ए और सी दोनों दिया रहेगा तब हम क्या चुनेंगे? सी को चुन लेंगे। लेकिन ए भी, विटामिन ए जो है वो क्या है, घाव भरने में सहायक होता है। अगला क्या है? अगला देख लेते हैं, मानव की सामान्य वृद्धि एवं विकास में सहायक, सामान्य वृद्धि एवं विकास में सहायक क्या है? जो विटामिन ए है वो क्या होता है, सामान्य वृद्धि एवं विकास में सहायक होता है। जितने भी विटामिन है वो हमारे सामान्य वृद्धि और विकास में सहायक होते हैं। अगला क्या है? त्वचा को स्वस्थ रखने में भी भूमिका निभाता है। छठा क्या है? त्वचा को स्वस्थ रखता है, त्वचा को स्वस्थ रखने में भी ये भूमिका निभाता है। अगला पॉइंट हम देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है? अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट कार्य को और देख लेते हैं। ये विटामिन क्या करता है? विटामिन ए क्या करता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहा जाता है? तो हम बताएंगे विटामिन ए को। संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन ए को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक होता है। अगला क्या है? ग्लूकोप्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है। विटामिन ए क्या है? ग्लूकोप्रोटीन के संश्लेषण में सहायक है, और ग्लूकोप्रोटीन की कमी से क्या होता है? इसकी कमी से गुर्दे तथा यकृत में पथरी पड़ने की आशंका रहती है। ग्लूकोप्रोटीन के संश्लेषण में सहायक कौन है? विटामिन ए है, और ग्लूकोप्रोटीन की कमी से क्या होता है? गुर्दे तथा यकृत में पथरी पड़ने की आशंका रहती है। अगला क्या है? श्वेत रक्त कणिकाओं को स्वस्थ रखता है। विटामिन ए क्या है? व्हाइट ब्लड कार्पोसिल्स, WBC और RBC नाम आप लोगों ने सुना होगा। श्वेत रक्त कणिकाओं को स्वस्थ रखने का काम किसका है? विटामिन ए का है। WBC किसे कहते हैं? व्हाइट ब्लड कार्पोसिल्स, और जो RBC है उसे क्या कहते हैं? रेड ब्लड कार्पोसिल्स। श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं, इसकी कमी से क्या होता है? लिकोपेनिया रोग हो जाता है। WBC की जब कमी मतलब क्या होता है? WBC की संख्या में कमी होने लगती है। क्या होता है? श्वेत रक्त कणिकाओं को स्वस्थ रखने का काम किसका है? विटामिन ए का है। अगर विटामिन ए की कमी हो जाएगी तब क्या होगा? WBC की संख्या में कमी हो जाएगी, और जब WBC की संख्या में व्हाइट ब्लड कार्पोसिल्स में कमी हो जाएगी उसकी संख्या में, तब कौन सा रोग हो जाएगा? हमें ल्यूकोपेनिया नामक रोग हो जाता है। एक दो पॉइंट और है, इसको हम देख लेते हैं। ये तो इसके कार्य कंप्लीट हो गए। अब कुछ पॉइंट और देखना है हमें, वो क्या है? केरेटोनाइजेशन क्या होता है? केरेटोनाइजेशन ये क्या है? ये भी रिलेटेड है यहीं से, विटामिन ए से। इसमें क्या होता है? एपिथेलियम टिश्यू का सूख जाना। केरेटोनाइजेशन की स्थिति को क्या कहते हैं? एपिथेलियम टिश्यू का सूख जाना। एपिथेलियम टिश्यू का सूख जाना क्या कहलाता है? केरेटोनाइजेशन कहलाता है। इसमें क्या होता है? आंखों की अश्रु ग्रंथि का सूख जाना भी कहलाता है। एपिथेलियम टिश्यू का सूख जाना, और क्या है? आंखों की अश्रु ग्रंथि का सूख जाना। आंखों की अश्रु ग्रंथि का सूख जाना, ये दोनों की स्थिति क्या कहलाती है? केरेटोनाइजेशन कहलाती है।
आई होप कि आज की क्लास आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास भी है। आप लोग अच्छे से पढ़िए और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज़ अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए वीडियो। ओके, सो थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक एंजॉय करिए, आप लोग अच्छे से पढ़िए।